ना देखो, मैं तुम्हारे लिए किसे ले आया हूँ। किसे ले आए हो? सुगना बाहर आई और बोली, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तभी बाबूलाल के पीछे से एक छोटा सा बालक चुपते हुए बोला, माँ। तभी सुगना उसकी आवाज़ से मोहित हो गई। लाल ने पूरी बात बताई तो बोली, अच्छा, चलिए अब हमारे दो नहीं तीन बेटे हो गए और उसका नाम विनोद है। एक वह दिन था और आज का दिन है। विनोद उस परिवार का हिस्सा बन गया। जब भी विनोद बाबूलाल जी के पास जाता तो बाबूलाल जी के दोनों बेटे सुनील और अनिल उनसे लड़ते थे कि ये हमारे बाबूजी हैं, तुम इनसे दूर रहो। सुगना उन्हें समझाती कि यह भी तुम्हारा भाई जैसा है, पर दोनों बच्चे मानने को तैयार नहीं होते थे। धीरे धीरे समय बीता गया। बच्चे पढ़ने लिखने के लिए शहर चले गए, फिर वहीं से विदेश चले गए। विनोद को भी उन्होंने पढ़ाया लिखाया और शहर भेजना चाहा, पर विनोद अपनी माँ से दूर नहीं जाना चाहता था। उसने बाबूलाल जी के साथ खेती करना शुरू किया। देखते ही देखते समय बीतता गया। सुनील डॉक्टर और अनिल इंजीनियर बन गया। अपनी मर्जी से शादी भी कर ली। दोनों के व्यवहार में भी अब बहुत अंतर आने लगा था। जो पहले 3-4 महीने में माता पिता से मिलने आते थे, अब वे साल भर हो जाते पर वह आते नहीं थे। फिर भी माँ बाप बच्चों से नाराज़ नहीं होते थे। बाबूलाल से बोली, दोनों बेटों ने हमें बहू का गृह प्रवेश सुख नहीं दिया। अब मैं विनोद की धूमधाम से शादी करना चाहती हूँ, क्योंकि विनोद अपनी माँ को इतना तो अधिकार दोगे ना। विनोद सुगना जी के पैरों के पास बैठ गया और बोला, माँ, मेरा पूरा जीवन आपके लिए है और बाबूजी के लिए है। आप जो बोलोगे मुझे मंजूर है। दोनों ने विनोद के सर पर हाथ रखकर अपना आशीर्वाद दिया। आए दिन जब सुनील और अनिल को कुछ पैसों की ज़रूरत होती, वह अपनी कोई ना कोई मजबूरी बता देते, पैसे भेज देते, क्योंकि पैसे की उन्हें कोई कमी नहीं थी। पर बच्चों का प्यार और रिश्ते मानो दूर हो रहे थे। इधर विनोद के लिए दूसरे गांव से रिश्ता आया तो बाबूलाल ने सब कुछ विनोद पर छोड़ दिया। फिर आई रिश्ते की बात। विनोद मुस्कान से बोला, अगर तुम बस विवाह के जोड़े से हमारे घर में आओगी और भगवान से पहले माँ और पिता को स्थान दोगी, तभी मैं तुमसे विवाह करने को तैयार हूँ, अन्यथा मैं जीवन भर कुंवारा ही रह सकता हूँ। मुस्कान ने एक शब्द नहीं कहा, बस हाँ में सिर हिला दिया। गांव के सभी लोग जानते थे कि मुस्कान एक सभ्य और संस्कारी लड़की है। विनोद और मुस्कान की शादी तय हुई तब सुगना जी ने विनोद की शादी की खबर सुनील और अनिल को भी दी। तो वो बोले, माँ, क्या हमारी हालत ऐसी हो गई है कि अब हम नौकरों की शादी में आए और हमारे पास वक्त नहीं है, और फालतू में हमारे हिस्से के पैसे उस नौकरों पर मत उड़ाइए। सुगना जी बोली, यह कैसी बातें कर रहे हो आज? तब तुम्हारी जिम्मेदारी विनोद ने बिना किसी स्वार्थ के निभा रहा है। कम से कम इस नाते तो उसे उसके नाम से संबोधित करा करो। मैंने तो तुम्हें ऐसे संस्कार नहीं दिए थे, फिर तुम दोनों ऐसे कैसे हो गए? खैर छोड़ो, अच्छे मौके पर मैं अपना मन खट्टा नहीं करना चाहती। अपना ध्यान रखना और वक्त मिले तो जल्दी ही मिलने आना। आंखें तरस गई तुम दोनों को देखने के लिए। माँ की आंखें तरसती रह गई। 2 साल हो गए परंतु बच्चे मिलने नहीं आए। बस फ़ोन पर झूठी हमदर्दी और अपने मतलब की बातें करते थे। इधर मुस्कान और विनोद की धूमधाम से शादी हुई। दोनों ने पूरा घर संभाल रखा था। साल भर बाद मुस्कान ने सुगना जी को दादी बनने का खुशखबरी दी। उस दिन कमला जी के पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपने पोते पोतियों को भी अभी तक नहीं देखा था। एक रोज बाबूलाल खेती के सिलसिले में शहर जा रहे थे। विनोद बोला, बाबूजी, इतनी तेज धूप है, आप क्यों जा रहे हैं? मैं चला जाता हूँ। बाबूलाल बोले, क्या हमेशा बाबूजी की चिंता करता रहेगा? अभी बहू को तुम्हारी ज़रूरत है। तुम घर पर रहो, मैं सब संभाल लूँगा, चिंता मत करो। इतना कहकर वह अपनी फटफटिया लेकर निकल पड़े। करीब 3 घंटे हो गए थे। बाबूलाल का सब घर में इंतजार कर रहे थे।
तभी एक फ़ोन आया कि बाबूलाल का एक्सीडेंट हो गया है। विनोद ने बस अपनी पत्नी को बता दिया और कहा, माँ को कुछ मत बताना, उनके प्राण बाबूजी में बसते हैं, सब ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारे खबर भिजवा दूंगा। जब तक कुछ बहाना बना देना, इतना कहकर विनोद अस्पताल भागा। डॉक्टर ने कहा, बाबूलाल के कमर की हड्डी टूट गई है, भविष्य में अब खड़े हो पाएंगे कि नहीं कहना मुश्किल है। अभी उन्हें व्हीलचेयर पर ही बैठा रहना होगा और हमें इनका ऑपरेशन करना होगा। बेहतर होगा आप रिश्तेदारों को बुला दीजिए। विनोद ने तुरंत सुनील और अनिल को फ़ोन करके सारी जानकारी दी, पर दोनों ने कहा, अभी हमारे पास वक्त नहीं है कि हम आ सके, एक आध हफ्ते बाद समय निकाल कर देखते हैं। जब तक तुम संभाल लो, आखिर तुम पर बाबूजी ने कम खर्च नहीं किए हैं। विनोद चुप हो गया, फिर उससे मुस्कान को सारी खबर दी। 1 घंटे बाद बाबूलाल को होश आया। विनोद ने डॉक्टर और भाइयों द्वारा सारी कही बातें उन्हें बताई। बाबूलाल ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, कुछ होने की जिम्मेदारियां कभी ख़त्म नहीं होती। अब यह मेरा बेटा है, ऑपरेशन के कागज़ पर यह साइन करेगा, इसके अलावा दुनिया में मेरा कोई नहीं है। बिस्तर पर पड़े पड़े बाबूलाल पुराने दिनों को याद करने लगे। जब बाबूलाल एक ग्रामीण पिता के पुत्र थे, उनके पास ज़्यादा संपत्ति नहीं थी। गांव में एक छोटा सा घर था, थोड़ी सी ज़मीन थी, परंतु पिता ने बहुत ही मेहनत करके उन्हें पढ़ने लिखने भेजा था। उन्होंने शहर की ज़िंदगी को ना अपनाकर गांव की ज़िंदगी को अपनाया और अपने सभी जिम्मेदारियां निभाई। शहर में उनकी मुलाकात सुगना से हुई, जो कि काफ़ी पैसे वाले घर से थी। प्रेम पैसा नहीं देखता, यह सुगना और बाबूलाल जी के रिश्ते ने साबित किया। दोनों ने खूब मेहनत की और बाबूलाल की खेती करते, वहीं सुगना अचार बनाती और पहले गांव के लोगों को चखाती, फिर उसे शहर में बेचने के लिए भेजती। धीरे धीरे उसने अपना व्यवसाय बढ़ाया। अचार के साथ पापड़, बड़ी कई चीज़ों को बनाने लगी और देखते ही देखते किस्मत पलटने लगी और समय बीतता गया। अब बाबूलाल के 2 बेटे थे, जिसे वह पढ़ाते और अच्छे संस्कार देते। अब तो उनके पास कई बीघा ज़मीन और खूब बड़ा मकान हो गया था। इतना कुछ होने के बाद भी बाबूलाल का हृदय और सुगना ममता की मूरत थी। एक दिन बाबूलाल शहर से कुछ खाद लेकर लौट रहे थे, तभी रास्ते में एक अकेला बच्चा रोता हुआ नजर आया। बाबूलाल ने जब उससे पूछा तो वह बोला, भाड़ में मेरा घर परिवार सब बह गया और मैं भटकता भटकता इस गांव में आ गया। बाबूलाल उसके सर पर हाथ रखा और उसे अपने घर ले आए थे। अचानक बाबूलाल को अपना सा स्पर्श महसूस हुआ और पुरानी स्मृतियां से बाहर आए तो देखे सुगना उनका माथा सहला रही थी। उनका रो रो कर बुरा हाल था। बाबूलाल बोले, तुम भी हद करती हो, इतनी जल्दी से तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊंगा। सब साथ छोड़ देंगे, पर मैं ही तुम्हारा काम आऊँगा। सुगना जी बोली, इस तकलीफ के समय में हमारे दोनों बेटों को यहाँ होना चाहिए, मैं उन्हें अभी खबर देती हूँ। बाबूलाल ने कुछ नहीं कहा। जब सुगना जी ने बेटे को फ़ोन किया तो वह बोले, माँ, विदेश से आने जाने में बहुत पैसे खर्च होते हैं, ऐसा कीजिए आप कुछ पैसे भेज दीजिए और अभी बच्चों के स्कूल खुले हुए हैं, दफ्तर से छुट्टी लेना होगा, हम वक्त निकाल कर आने की कोशिश करेंगे। सुनील ने अनिल को फ़ोन किया, छोटे, क्या तुम गांव जाओगी? अनिल बोला, इच्छा तो नहीं है, कौन जाए उस धूल मिट्टी में, और वहाँ हमारे लिए रखा ही क्या है। माँ और बाबूजी का क्या है, 2-4 साल रहेंगे फिर चले जाएंगे, उसके बाद एक ही बार जाकर वहाँ की सारी संपत्ति बेचकर हम यहाँ आ जाएंगे। सुनील बोला,
तुम्हारी भाभी कह रही थी कि विनोद और उसकी पत्नी माँ बाबूजी को बहलाकर हमारी सारी संपत्ति अपने नाम ना लिखवा ले, तो हमें जाकर ये पैसे का मामला ख़त्म करना होगा। एक बार अपने नाम पर सब करवा लें, फिर जिसे जीना है और जिसे मरना है मरे। इतना कहकर दोनों भाई हंसने लगे। दोनों ने प्रोग्राम बनाया और करीब 1 महीने बाद बाबूलाल अस्पताल से घर आए। बाबूलाल के बाद सारे कारोबार हो या गांव के लोग सब विनोद को ही जानते थे। विनोद ने सब कुछ संभाल रखा था। सुबह सवेरे उठकर बाबूलाल के रोजमर्रा के काम करवाता, फिर अपना कोई काम करता। एक रोज किसी बड़े कारोबारी से मिलने के लिए विनोद को शहर जाना था। विनोद ने सुनील से कहा, भैया मुझे कल शहर जाना है, आप बाबूजी के रोजमर्रा काम में समय पर करवा दीजिएगा, वरना उन्हें तकलीफ हो जाएगी। सुनील उसे धक्का देते हुए कहता है, चल हट, हम क्या उनका पकाना पेशाब साफ करेंगे? हमारी हैसियत ऐसी भी नहीं है। और जहाँ तक कारोबारी से मिलने की बात है, उसे बोल घर आकर हमसे मिलेगा। सुगना जी को बेटे की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, फिर भी उन्होंने कहा कुछ नहीं। तुम जाओ, तुम्हारे दोनों भैया तुम्हारे बाबूजी का अच्छे से ख्याल रखेंगे, भरोसा रखो। सुनील कुछ बोलता उससे पहले ही सुगना जी ने उसे रोक दिया। जब विनोद चला गया तो सुनील बोला, माँ बाबूजी, आपने इसे ज़्यादा ही सर पर चढ़ा रखा है, और उसकी बीवी को देखो, आराम फरमा रही है और आप छोटे मोटे काम कर रही हैं। नौकरों की जगह अलग होती है, यह बात आप लोगों अभी तक सीखे नहीं। सुगना जी ने बेटों की बात को ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया। इस समय में अभी मुस्कान घर का सारा काम कर रही थी और वक्त मिलते ही सुगना जी उसे दूध और फल देकर आराम करने को कहती। रात में जब विनोद अपने कमरे में चला गया तो दोनों भाई माता पिता के पास आई। उन्हें थोड़ा पुचकारा, फिर बोले, बाबूजी, यहाँ क्या रखा है? मैं तो कहता हूँ यहाँ की सभी चीज़ों को बेच देते हैं और हमारे साथ चलिए। वैसे भी वहाँ बच्चों को देखने के लिए हमें आया रखना पड़ता है, कितने पैसे इसमें खर्च होते हैं। अब दादा दादी रहेंगे तो आया रखने की क्या ज़रूरत पड़ेगी। बाबूलाल पत्नी को देखे और बेटे को बोले, बेटा, क्या तुम्हारी माँ उस आया में कोई फ़र्क नहीं है? हम पराये को भी अपना बना लिए, तुम अपने होकर भी पराये हो गए। सुनील बोला, बाबूजी, क्या आप भी अनिल को बातों में आ गए हैं? उसके कहने का यह मतलब नहीं है। अरे हमारे पैसे का वहाँ पर विनोद और उसका परिवार बढ़ता है, पगला जा रहा है। क्या आपके पैसे पर आपके पोते पोती का अधिकार नहीं है? खैर छोड़िए इन बातों को, जरा इन कागज़ों पर दस्तखत कीजिए। सुगना जी बोली, बेटा, तुम अपने बाबूजी की हालत देख रहे हो ना, अब उनके सोने का समय हो गया है और यह कैसे कागज़ पर दस्तखत करवा रहे हो? सुनील अपनी माँ को बहलाकर वहाँ से ले गया। अनिल पिताजी को बोला, बाबूजी, मैं नया कारोबार शुरू करना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। क्या आप अपने बेटे को निराश करेंगे? बाबूलाल बोले, ठीक है बेटा, कागज़ यहीं रख दो, मैं सिग्नेचर कर देता हूँ। सुनील खुश होकर वहाँ से चला गया। जब कमला जी कमरे में आई तो बोली, मुझे अपने बच्चों पर शक नहीं करना चाहिए, पर उनकी मंशा मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है। कहीं आपकी लाचार का फ़ायदा उठाकर रिश्तों की गरिमा ना भूल जाएं। बाबूलाल बोले, सुगना, वह मुझे छल सकता है, वक्त को नहीं। सबका लेखा जोखा यही होता है। तुम बस उस बंसी भजैया पर भरोसा रखो और उस पर छोड़ दो, और तुम भी सो जाओ। अगली सुबह
तड़के 4 बजे विनोद एक बार बाबूलाल को कमरे में झांकने गया तो दोनों सो रहे थे। विनोद मुस्कान को बोला, माँ और बाबूजी के साथ अपनी भी ध्यान रखना, मैं जल्दी आऊँगा। इतना कहकर वह चला गया। 1 घंटे बाद बाबूलाल के जागने का समय हो गया था। सुगना जी सुनील को कहने गई। सुनील सुन कर मुंह घुमाकर सो गया। फिर उन्होंने अनिल से कहा। वो बोला, ठीक है, मैं जाता हूँ। सुगना जी बोली, मैं स्नान करने जा रही हूँ, फिर उधर से मंदिर चली जाऊंगी। तुम बाबूजी को दिनचर्या करवा कर मुँह हाथ धुलवा देना। इतना कहकर वो चली गई। अनिल पिताजी के कमरे में गया और नाक बंद करके बोला, बाबूजी, आप डायपर क्यों नहीं पहन लेते? और मुझे तो इन कमरे में उल्टी आ रही हैं, मैं यह सब नहीं कर सकता। थोड़ी देर रुक जाइए, विनोद आता होगा। इतना कहकर वह वहाँ से चला गया। बेचारे बाबूलाल आवाज़ लगाते रहे, कोई सुनने को तैयार नहीं था। अचानक मुस्कान के कानों पर उनकी आवाज़ गई। वह धीरे धीरे वहाँ आई। आकर देखा बाबूलाल के गीले बिस्तर पर लेटे हुए आंखों से आंसू बहा रहे थे। मुस्कान उनके आंसू पोंछते हुए बोली, चलिए बाबूजी, मैं आपको शौचालय ले चलती हूँ। बाबूलाल बोले, नहीं नहीं बहू, मुझे अपनी ही नज़रों में मत गिराओ। ईश्वर मुझे उठा क्यों नहीं लेता? क्या यही दिन देखने थे? मुस्कान बोली, क्यों बाबूजी, जब आपने बेटी बहू में फ़र्क नहीं किया तो जिम्मेदारियां निभाने में मैं क्यों करूं? मुस्कान ने बहुत मुश्किल से उसे कमरे में कहीं बोर्ड पर बैठाया और जल्दी से उनका बिस्तर बदला। थोड़ी देर में सुगना जी भी आ गई। जैसे ही मुस्कान उन्हें अपने कंधे का सहारा देकर बिस्तर पर बिठा रही थी, सुगना जी भागकर उनके हाथ को संभालते हुए बोली, बहू, संभाल कर, कहीं तुम्हें कुछ ना हो जाए। बाबूलाल की आंखें भीगी हुई थी। मुस्कान ने अपने आंचल से उनके आंसू को पूछे और बोली, बाबूजी, इतना मत सोचिए। माता पिता बच्चों के रोजमर्रा के काम को कर सकते हैं, तो क्या आपकी बहू बेटी बनकर आपका काम नहीं कर सकती? इतना कहकर वह सफाई करने लगी। बाबूलाल के बिना कहे ही सुगना जी सब समझ गई। वह आंगन में गई और जोर जोर से चिल्लाई, सुनील और अनिल, कमरे से बाहर निकलो। माँ की पहली बार ऐसी दमदार आवाज़ सुनकर दोनों हड़बड़ाकर बाहर निकले। माँ ने दोनों हाथों से दोनों को दो दो तमाचे जड़ दिए और बोली, जिस बाप के लिए पहले तुम लोग लड़ते थे, आज उन्हें ही तुम्हें बदबू और घुटन हो रही है। वह गर्भवती होकर तुम्हारे पिताजी को सोच करवा सकती हैं। तुम दोनों बेटे होकर कराटे भर रहे हो। अरे तुम्हारे जैसे औलाद से तो बे औलाद रहती। दोनों मुस्कान को घूर रहे थे। सुगना जी ने फिर एक तमाचा जड़ दिया और बोली, उसे क्या घूर रही हो? खबरदार, जो मेरी बहू की तरफ नजर डाली, तुम दोनों इस पवित्र घर में रहने के लायक नहीं हो। अपना सामान समेटो और निकल जाओ मेरे घर से। सुनील बोला, हाँ हाँ, तो हम कौन सा यहाँ रहने के लिए आए हैं? मैं अभी बाबूलाल जी से वह कागज़ लेकर आता हूँ। कौन ऐसे लोगों के साथ रहेगा जो अपने बेटों को भी नौकरों जैसे समझते हैं? इतना कहकर सुनील पिता के कमरे की तरफ बढ़ा। उतनी ही देर में विनोद भी वहां पहुंच गया। माँ के इस रौद्र रूप को देखकर विनोद हैरान था। मुस्कान ने सारी बात बताई। सुगना जी ने सुनील का हाथ पकड़ा और खींचते हुए बोली, खबरदार, जो अपनी बुरी नीयत लेकर मेरे देवता समान पति के पास गए। मैं सुगना, पति बाबूलाल, विनोद, धरती, अंबर और ईश्वर को साक्षी मानते हुए तुम दोनों को अपनी चल अचल संपत्ति से बेदखल करती हूँ। ना तो तुम्हारा, ना तो तुम्हारे परिवार का इस संपत्ति पर कोई हक नहीं था, ना रहेगा। विनोद बोला, माँ रुकिए,
ऐसा अनर्थ मत कीजिए। सुगना जी ने उसे इशारे से रोका। माँ के इस रौद्र रूप को देखकर विनोद ठिठक गया। विनोद, इन दोनों अजनबियों का सामान अभी के अभी बांधो और दरवाजे के बाहर फेंक दो। यह मेरा हुक्म है। विनोद ना चाहते हुए भी दोनों भाइयों का सामान लेकर बाहर रख दिया। दोनों भाई आवाज़ लगाते हुए, बाबूजी के हमसे गलती हो गई है, हमें माफ़ कर दीजिए, माँ के पैर पकड़ने लगे। माँ ने उन्हें उन्हें ठोकर मारते हुए कहा, काश कि यह ठोकर मैं तुम्हें उस दिन मारती जब तुमने माँ बाप की जगह पैसे को चुना था। तुम लोगों के लिए हमने कभी गर्मी और भूख की परवाह नहीं की, जिसका तुम लोगों ने यह सिला दिया। निकल जाओ मेरे घर से। इतना कहते हुए दोनों दरवाजे बंद कर लिया। रोती हुई सुगना जी अपने पति के पास जाकर उनका हाथ पकड़कर बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए जो मैंने ऐसे पत्थर दिल बेटों को पैदा किया। बाबूलाल बोले, सुगना, क्यों खुद के दोष दे रही हो? तुम्हारी ममता तो पराये को भी अपना बना लेती है। मुझे तुम पर गर्व है। तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया। अरे, जो बच्चे जिम्मेदारियां निभाते हैं वही अधिकार भी पाते हैं। यकीन नहीं होता, जो बच्चे हमारे लिए लड़ते थे अब उन्हें हमारे साथ घुटन होती है। दोनों एक दूसरे को सांत्वना देने लगे। अगर दिन बाबूलाल के संदेश पर शहर से एक वकील आया। बाबूलाल ने अपनी पूरी संपत्ति विनोद और मुस्कान के नाम कर दी और उसमें यह भी लिखवा दिया कि आगे चलकर कभी भी उनके बेटे, उनके बच्चे इस संपत्ति के हकदार नहीं होंगे। जब विनोद ने इसकी वजह पूछी तो बाबूलाल बोले, जो फर्ज निभाते हैं अधिकार भी वही पाते हैं। वो दिन था और आज का दिन। यह खबर बेटों तक भी पहुंच गई। उनकी पत्नियों को पता चला कि इसके पास अब कोई संपत्ति नहीं है। तब तो रोज कलेश होता था और अपनी पत्नियों से वह नौकरों जैसा व्यवहार करने लगी। दोस्तों, ऐसा क्या बदल जाता है कि बच्चे बचपन में अपने माँ बाप के लिए लड़ते, बुढ़ापे में उनसे दूर भागते हैं। जो माँ बाप अपनी भूख प्यास को नहीं देखते थे, उन्हें माँ बाप को साथ बच्चे को घुटन महसूस होती है। क्या यही कलयुग है? तब तो संसार का अंत निकट है। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि माता पिता का ख्याल रखें और जब तक उनकी सेवा करें, क्योंकि माँ बाप जीवन में सिर्फ एक बार मिलते हैं। माँ बाप से बड़ा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। आशा करता हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरीके की और भी कहानियाँ आपको सुनने को मिलती रहे। धन्यवाद।